हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय द टेलर, ये सारी चीज़ों को कवर कर चुका था। आज हमारा क्लास नंबर 5 होने जा रहा है। क्लास नंबर क्या होने जा रहा है? 5 होने जा रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस, ये 3 चीज पढ़ेंगे और आपका चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात है भैया। ये हम लोग पढ़ने किससे वाले हैं बाबू? ये सेम हम लोग पढ़ेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स से। ये सेम हम लोग पढ़ेंगे किसे? अपने हैंड रिटन नोट्स से। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों के, कुछ दिनों के बाद। अच्छा, समझो मेरी बात को। अभी तक हम लोग जितना पढ़े प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है क्या? भैया क्लास 1 में ही आपने बता दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन, एक तरह का ज्ञान जो आपको जिंदगी में फॉलो करने से तरक्की मिल सकती है। लेकिन ये बात हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ये बात किसका हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है भैया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा सारा क्या लिखा, आप ये पढ़ के बताइए ना मेरे को। अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflect the fundamental truth about some phenomenon based on the cause and effect relationship। ये एक तरह का phenomenon है, एक तरह का relationship है, cause and effect। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम के लिए प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है जिसको फॉलो करने के लिए आपको तरक्की मिलेगा, जिसको तरक्की मिल सकता है, नॉट अ गारंटी, बट तरक्की मिल सकता है। अच्छा, ठीक है भैया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहला इसके अंदर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन परवेसिव। याद रखिएगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को में बने रहे तो हर बार यही लाइन आएगा और हर बार मैं आपको यही लिखवाऊंगा। समझ लीजिए क्या लिखवाने वाला हूं। इसके बगल में अमर। अमर का मतलब जो कभी मरता नहीं है। अमर का मतलब जो कभी मरता नहीं है। वैसे ही ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कभी भी मरेगा नहीं। थ्रू आउट क्लास 12 के अंदर ये फीचर आते जाएगा हर एक चैप्टर में। और इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो या बड़ा, ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या लॉस मेकिंग, कुछ भी हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल लगेगा, ये प्रिंसिपल लगेगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, तो वो छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। एग्जांपल दीजिए भैया, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बताओ, क्या रिलायंस कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है? हाँ भैया, रिलायंस कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। क्या उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगता होगा? क्या उसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता होगा? क्या उसमें ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता होगा? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन होता होगा? हाँ भैया होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपके दुकान, आपके घर के सामने कोई पान गुमटी होगा? घर के सामने नहीं तो दुकान के सामने, दुकान के सामने नहीं तो स्कूल के सामने, कहीं ना कहीं कुछ पान गुमटी तो होगा ना। क्या वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं लगता? क्या वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क नहीं रहता? क्या वहां पे एक आदमी पान बनाता है तो एक आदमी आपको बोलो जुबा केसरी काट के नहीं देता है? देता है भैया, बिल्कुल देता है। तो वहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगता है। अच्छा, दूसरा बोलता है फ्लेक्सिबल। क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक बार बताओ, यहाँ पे फ्लेक्सिबल इस्तेमाल किया। फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से खींचा जा सके और आसानी से नॉर्मल में आ सके। हम लोग टोटल फेयल का 14 प्रिंसिपल पढ़े, 4 प्रिंसिपल हम लोग पढ़े किसका? टेलर का। टोटल 18 प्रिंसिपल हम लोग पढ़े। टेक्निक अलग है, प्रिंसिपल का बात हो रहा है। प्रिंसिपल 18 पढ़े। जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में 18 का 18 प्रिंसिपल लगे? मेरा ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रिंसिपल का जरूरत है। मैं सिर्फ 4 नहीं लगा सकता कि मेरे को 18 का 18 लगाना पड़ेगा। नहीं भैया, अगर आपको 4 का जरूरत है आप 4 लगाइए, अगर आपको 18 का 18 का जरूरत है 18 लगाइए, आपको 10 का जरूरत है 10 लगाइए। तो यहीं पे फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि इट इज नॉट अ रिजिड स्टेटमेंट कि लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो जिंदगी भर लगाएंगे, ना बाबा ना। एक बार लगा दिए तो अगला महीना आप उसको बंद कर सकते हैं, अगले साल बंद कर सकते हैं, 4 साल बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेड पे
जो मार्क किया हुआ है रेड पे जो आपको दिया हुआ है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चा लोग उसको आप लोग इग्नोर करके मत जाइएगा। आपके जितने भी यूट्यूब चैनल्स है ना यूट्यूब पे, वो सारे के सारे सिर्फ आपको पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो भी फेयर। क्यों? क्योंकि उनमें उनको व्यूज मिलती है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा फुल कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल कोर्स पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक कवर रहेगा आपके बुक का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं, कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप का मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिखिए यहां पे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जैसा करोगे वैसा भरोगे का मतलब क्या होता है भैया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप। इट मींस द प्रिंसिपल एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ अप्लाइंग द पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बट कैन नॉट स्टेट द एब्सोल्यूट रिजल्ट एज अ प्रिंसिपल आर अप्लाइड बाय द ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब आप जितना प्रिंसिपल लगाओगे, जो जो प्रिंसिपल लगाओगे उतने का ही रिजल्ट आपको मिलेगा, उतने का ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई किया है तो डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल का ही बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको दूसरा किसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो जो बेनिफिट का भी जो बात हो रहा है उसका बेनिफिट भी 100% नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग से गलतियां हमेशा होती रहती है। इसी को बोला गया कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप, आप जो प्रिंसिपल लगाओगे उस प्रिंसिपल का बेनिफिट आपको मिलेगा और कोई प्रिंसिपल का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कंटीजेंट, बाबू कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका होने का प्रोबेबिलिटी 50% से कम हो, जिसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो? 50% से कम हो। वैसे ही अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगा रहे हो तो आपके सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी भी कितना है? 50% से कम। इसका मतलब आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भैया अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे तो आपका 90% मार्क्स आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं उनका 90% मार्क्स आता है। ऐसा देखा गया है कि जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं उनका 90% मार्क्स आता है। लेकिन ऐसा गारंटी कोई नहीं देता है कि अगर आप सुबह 4 बजे पढ़े होगे तो आपको सुबह हमेशा 90 मार्क्स आ जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ देखते हैं। The application of the management principle are depend upon the nature of the organization. It has to be changed with the change in the situation of the organization. जरूरी नहीं कि अगर आप उसमें कर लिए तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल करोगे तो आपको हमेशा बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा भैया 5 नंबर क्या लिखा हुआ है? जनरल गाइडलाइन। क्या लिखा हुआ है? जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब जो सब मान सकते हैं। जनरल गाइडलाइन मतलब जो सब मान सकते हैं। जैसे रेड लाइट, जैसे कि रेड लाइट वो जनरल गाइडलाइन है कि आपको रेड लाइट देख के रुकना है, आपको रेड लाइट देख के क्या करना है? रुकना है। वो सबके लिए सेम है। वैसे ही किसी भी तरह का बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट हो, नॉन हो, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग हो, तुम्हारा ट्रेडिंग हो, सर्विस वाला हो, कुछ भी हो, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्ट बट दिस बिजनेस डज नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाए और आपका धंधा चलने लग गया। ऐसा नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाने के बाद भी आपको अपना मेहनत, आपका एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के एक एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ना चालू किए आपका 90% आ जाएगा। ना बाबा ना, 4 बजे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 बजे आप क्या पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया 6 नंबर क्या बोला है थोड़ा बताइए ना। फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्या लगता है आपको ये 14-18 प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा वो कैसे बना होगा? 14-18 प्रिंसिपल जो बना वो कैसे बना होगा? एक आदमी था, वो इन बातों के ऊपर ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद वो ये सारे बातों को कॉपी पेन में लिखने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करके देखा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है कि नहीं। क्या बोला मैंने? एक इंसान था, वो इन बातों पे ध्यान दिया, इन बातों को लिखने के बाद वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया। अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया? अप्लाई किया और देखा कि ये बात से मेरा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है कि नहीं। उसके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में फायदा पहुंचा, तब जाके
जाके वो क्या किया, पूरे दुनिया के लिए ये एप्लीकेशन बना के रख दिया कि देखो ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा किया जा रहा है, ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा किया जा रहा है। साइंस में हम लोग यही पढ़े थे ना, क्लास 10 में साइंस में हम लोग यही पढ़े थे ना, लिटमस पेपर को पहले हम लोग क्या करते थे, लेमन जूस में डालते थे तो पीला हो जाता था, फिर हम लोग उसको जब हम लोग सोप में डालते थे तो ब्लू हो जाता था, तो हम लोग उसमें लिख दिए कि अगर ये एसिड के साथ जाएगा तो पिंक हो जाएगा और अगर ये बेस के साथ जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते, क्या करते बच्चा लोग, एक्सपेरिमेंट करते। अच्छा लिखा हुआ क्या अंदर, द प्रिंसिपल आर ऑफ नॉट डेवलप ओवरनाइट, रातों रात नहीं बनता है, मेहनत लगती है। द प्रिंसिपल आर डेवलप ओनली आफ्टर डीप रिसर्च, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग। ये सारे जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ना प्रिंसिपल का, उनको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, बार बार अप्लाई करके देखा गया है कि कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अच्छा लास्ट प्रिंसिपल पे आ गए बाबू लोग, हम लोग लास्ट प्रिंसिपल के फीचर्स में आ गए, जो पॉइंट नंबर 7 है। जो पॉइंट नंबर 7 है क्या है, बोलता है मेनली बिहेवियरल का मतलब होता है दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मटेरियल्स। एक बार बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो दो ही पार्ट होते हैं ना, या तो सुपीरियर होगा या तो सबऑर्डिनेट होगा, या तो सुपीरियर होगा या तो सबऑर्डिनेट होगा। सुपीरियर को काम चाहिए किससे, सबऑर्डिनेट से, और सबऑर्डिनेट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए सुपीरियर से। तो इन दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन करता है कि नहीं, इन दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन करता है कि नहीं, कमेंट में बताइए कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। ये कमेंट में बताइएगा ये जो पॉइंट बात कर रहा है वो किस प्रिंसिपल का बात कर रहा है, फेयोल का बात कर रहा है, और फेयोल में से 14 में से कौन सा प्रिंसिपल, या टेलर का बात कर रहा है और टेलर में से कौन सा प्रिंसिपल। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिए तो आप लोग को गारंटी बता रहे आप लोग का ये चैप्टर फुल टू कंप्लीट हो चुका है, आप लोग का कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर, कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट भैया, अब हम लोग जो आएंगे, अब हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंस में। क्या आएंगे बाबू लोग, इंपॉर्टेंस में। बाबू इंपॉर्टेंस का मतलब होता क्या है, एक बार बताओ, इंपॉर्टेंस का मतलब होता क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब उससे मिलने वाली अच्छाइयाँ, उससे मिलने वाली अच्छाइयाँ। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या फायदा है। अच्छा ठीक है भैया, पहला प्रोवाइडिंग द मैनेजर, ध्यान से सुनना, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। अच्छा भैया, कोई काम को जब हम लोग सोचते हैं, जब कोई काम को हम लोग सोचते हैं तो बहुत इजी लगता है, जब कोई काम को हम लोग सोचते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब काम करने आते हैं ना तो बहुत हार्ड हो जाता है, जब काम करने आते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है भैया, सही बात है। लेकिन अगर मेरे को एक रोड मैप दिया गया है, अगर मेरे को कोई रोड मैप दिया गया हो तो हम लोग उस रोड मैप के मदद से, हम लोग उस रोड मैप के मदद से वो काम को बहुत ही सही तरीका से कर लेंगे। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझो। अगर मेरे को बोला गया यहां से कहीं जाना है, यहां से कहीं जाना है, यहां से कोलकाता जाना, मैं अपने घर से कोलकाता जाना चाहता हूं, तो भैया यहां से तो लग रहा है हाँ ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन जब वो काम करने लगते हैं ना तो हम लोग को लगता है अरे यार ये तो यहां से बहुत डिफिकल्ट है, कैसे चल जाएंगे, यहां तो ये बजे आता है, रात को आता है, 12 बजे आता है, दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर मेरे पास एक रोड मैप हो, एक लिस्ट हो कि भैया ऐसे ऐसे जाना है, ये ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ने के बाद यहां उतरना, उतरने के बाद फिर दोबारा यहां से बस पकड़ना है, तो मेरे को दिक्कत वाली चीज नहीं होगी। अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझते। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन, बोला ना आपको, एक रोड मैप, एक गाइडलाइन देता है फॉर द मैनेजर विच इंप्रूव द नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट इनटू द वेरियस सर्कमस्टांसेस। ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन कुछ ना कुछ नया चैलेंज आता है, हर दिन नया नया सर्कमस्टांसेस आता है जिसको आपको डील करना पड़ता है एज अ मैनेजर, आपको डील करना पड़ता है एज अ मैनेजर। ये मैनेजर के वजह से ही, ये मैनेजर की वजह से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। और ये तीनों का तीनों हमें देता कौन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पॉम कौन देता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत ही इजी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब पहले आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। कभी गन्ना का रस पियो, गन्ना का रस, गन्ना का रस मशीन वाला नहीं, जो इंसान ऐसे हाथ घुमा घुमा के निकालता है, वो जो इंसान हाथ घुमा घुमा के निकालता है ना, तुम देखना पहले एक बार गन्ना डालेगा, फिर वही गन्ना को दोबारे तिबारे चौबारे डालते जाएगा, तब तक डालेगा जब तक उस गन्ना का एक एक बूंद निचोड़ के नीचे ना गिर जाए। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसको निचोड़
तोड़ लेना, एक एक बूंद निकाल लेना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग को गाइडलाइन मिल जाए, अगर हम लोग डिसिप्लिन पे रहे, अगर हम लोग का डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए, तो क्या हम लोग भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं? मैनेजमेंट के हिसाब से सोचो, हाँ भैया हम लोग मैनेजमेंट के हिसाब से सोच के देखेंगे तो हम लोग का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। ठीक है, तो भैया अंदर क्या लिखा वो समझते हैं। द मैनेजमेंट process insist on planned activity and systematic organization of men and material in the organization. Principles are designed to get the maximum benefit from the human effort and other resources. अगर यहाँ पे वही बोला गया, अगर हम लोग के पास प्रॉपर गाइडलाइन रहेगा तो हम लोग मैन और मटेरियल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसकी मदद से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो सकता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स 5 साल के मेहनत है, 5 साल का। ये 5 साल में मैंने पूरा क्रिप्स बनाया है और पूरा टू द पॉइंट बताया। ये नोट्स को 5 साल से बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते आ रहे हो और हाईएस्ट मार्क्स 98 तक गया है बीएसटी में मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का। इसीलिए आप इस नोट्स के ऊपर बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोट्स को मैं पब्लिक कर दूंगा फॉर परचेज। दाम बहुत ही नॉमिनल रहेगा, कुछ भी अर्न करने के लिए नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन बस इसके लिए मैं ये नोट्स सेल कर रहा हूँ पैसों से, क्योंकि नोट्स का वैल्यू चाहिए मेरे को। अगर मैं फ्री में बांटना चालू कर दिया तो नोट्स आप बस पीडीएफ जैसा लोड करोगे, उसको देखोगे और डिलीट कर दोगे। इसीलिए मैं ये नोट्स विद इन 1 और 2 डेज अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे लाइव कर दूंगा फॉर परचेज। प्राइस रहेगा मात्र 49 रुपीज़, मैक्सिमम 49 रुपीज़ से ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं, जिसमें से 30 रुपीज़ मेरा इंक्रिप्शन रहेगा, जिसको आप लोग दूसरे को शेयर वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर आप शेयर करोगे तो ये पीडीएफ आपका ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब आपके मोबाइल पे खुलना बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाता हूँ। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सारे न्यू वीडियोज़ के लिंक इंस्टाग्राम चैनल पे ही पोस्ट करते रहता हूं, और जितने भी नोट्स है ना वो सारे नोट्स का पीडीएफ और वो सब भी सारे मैं इंस्टाग्राम में ही पोस्ट करता रहूंगा। चलिए हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं, साइंटिफिक डिसीजन। भैया साइंटिफिक, हाँ भैया साइंटिफिक डिसीजन याद आ रहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आप पढ़ाए थे भैया। इसमें आपने बताया था कि कभी भी कोई भी चीज ना हम लोग को अपना रॉकेट साइंस से नहीं करना चाहिए, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि एवरेज बंदा कितना समय पे काम कर रहा है, तब हम लोग उस हिसाब से टारगेट सेट करते हैं। बिल्कुल सही बच्चा लोग। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द मैनेजर हैव टू टेक द वेरियस डिसीजन एवरी डे। हर दिन उन लोग को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। द प्रिंसिपल इनेबल मैनेजर टू अप्रोच द वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। वो लोग को जितने भी प्रॉब्लम का हल ढूंढना है ना, वो अपने इच्छा अनुसार नहीं ढूंढ सकते, वो लोग को सिस्टमैटिकली ढूंढना पड़ेगा, वो लोग को सही तरीका से ढूंढना होगा, जिसके मदद से उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए बच्चा लोग, पूरा हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए बच्चा लोग, पूरा हो जाए। 4th नंबर बहुत ही इजी है, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। एक बात समझो, क्या आज का जो इन्वायरमेंट है, आज का जो मार्केट है, हमारे पापा लोग के समय सेम था? 1980s का बात करते हैं और अभी चलो 2020 का बात करते हैं, 2023 हो रहा है, ठीक है, हम लोग एक रफली फिगर में, क्या दोनों का मार्केट सेम था? क्या उस समय इंटरनेट थे? क्या उस समय मॉडेम था? क्या उस समय तुम्हारा क्या बोलते हैं लैपटॉप था, कंप्यूटर था, इंटरनेट था, वाईफाई था, 5G था? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज आप लोग चैट जीपीटी से बात कर लेते हो, चैट जीपीटी से अपना प्रोजेक्ट बना लेते हो, उस समय था? नहीं था भैया। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ पा रहे हैं? मैं यूट्यूब में चैनल बना के डाल रहा हूँ, आप उसको घर बैठ के देख रहे हो। पहले जमाने में क्या था? पहले जमाने में आप लोग बैग उठा के आते थे, आने के बाद जाके फिर मेरे से पढ़ते थे, फिर आप मेरे को फीस देते थे। आज का जमाना में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सेम चीज बोला गया है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन दिन पर दिन चेंज होते जा रहा है, और दिन पर दिन चेंज होने की वजह से उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, उसका काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है, और उस काम करने का तरीका को चेंज करने के लिए ही हम लोग को क्या चाहिए? फॉर्म चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एवरी बिजनेस हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल trains the manager to take the right decision according to the situation। right decision लेना सही situation में, इसी को हम लोग बोलते हैं changing to the environment। next 5 नंबर क्या बोलता है? 5 नंबर बोलता है effective administration। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लिखिए बच्चा लोग, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बैक ऑफिस वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बैक ऑफिस वर्क। समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके 2 पहलू होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड।
फ्रंट एंड जो कस्टमर से डील करता है, फर्स्ट कस्टमर से डील करता है। बैक एंड जो अपने ही एम्प्लॉय से डील करता है। जैसे एक समझते कोचिंग का बात करते हैं, एक कोचिंग का बात करते हैं, कोचिंग में आके आप लोग के सामने पढ़ा दिया गया, ये हुआ फ्रंट एंड। ये क्या हुआ? फ्रंट एंड। लेकिन कोचिंग का साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा लगवाना, एसी लगवाना, ये बैक एंड हुआ। ये क्या हुआ तुम्हारा? बैक एंड। जब तक बैक एंड अच्छा नहीं होगा तब तक फ्रंट एंड अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बैक एंड में एसी लगवाने की बात थी, एसी नहीं लग पाई तो तुम्हारे सामने कभी भी एक सामने टीचर आके डिलीवर नहीं कर पाएगा, कस्टमर से डील नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड। इस दोनों को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने बुक्स में मार्क करके जरूर लिखिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। 100 से नीचे तो सोचना ही नहीं है। अच्छा, अंदर क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द जॉब ऑफ द टॉप लेवल। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान एंड पॉलिसी आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजर टू मेक एफिशिएंट प्लान एंड पॉलिसी। हम लोग प्लान एंड पॉलिसी जितना बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखते हुए बनाना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई हो रहा है तो हमारा प्लान और पॉलिसी भी अच्छा अप्लाई होगा। अच्छा बाबू, 2 और बचा हुआ है, 2 बस, 2 बाबू, 2 बस। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे 3-4 तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग ये तीनों पढ़ के आए, ये तीनों फुलफिल होना जरूरी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बात करें ना तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देता है। ऑर्गेनाइजेशनल को तो पूरा करता ही करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। कैसे करता है? ध्यान से सुनना। ऑल रिसोर्सेज आर गेट थ्रू द सोसाइटी, सो बिजनेस शुड डू फॉर द सोसाइटी एंड सो बिजनेस शुड डू फॉर द सोसाइटी एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव द बिजनेस टू अचीव दोस टारगेट। सारे रिसोर्सेज आता कहां से? सोसाइटी के में। अगर सोसाइटी की तरफ से आ रहा है तो सोसाइटी को कुछ देना भी तो चाहिए, सोसाइटी को कुछ देना भी तो चाहिए। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सोसाइटी को हेल्प करता है, उसको तरक्की करवाता है, रोड बनवाता है। क्या करता है? रोड बनवाता है, ब्रिज बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है और बहुत कुछ करता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख देना टाटा। क्या लिख देना बच्चा लोग? टाटा। अच्छा भैया ठीक है। लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसोर्सेज मतलब क्या है भैया? प्रिंसिपल आर मिक्स ऑफ साइंटिफिक जजमेंट एंड द लॉजिकल थिंकिंग। भैया प्रिंसिपल जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना वो साइंटिफिक भी है और लॉजिकल भी। कभी कभी दिमाग से सोचना पड़ता है और कभी कभी दिल से सोचना पड़ता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मैनेजर हैव टू डू वेरियस स्टडीज रिगार्डिंग द सेम फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिसके कारण मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर। जो मैनेजमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर। जो मैनेजर है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी ऊपर भी मैंने पढ़ाया था आपको, ये पढ़ा लिखा जो होना चाहिए वो वेरियस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जैसे IIM इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टेक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओनली। यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट किया जाता है उन लोगों को और टेस्ट के रिगार्ड से ही उन लोगों को डिग्री दिया जाता है। और जो इन लोग से बनता है, IIM से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं MBA। क्या बोलते हैं? MBA। आपके भैया दीदी कहीं ना कहीं MBA होंगे। ये MBA लोगों को बिजनेस चलाने का बहुत अच्छा नॉलेज होता है और MBA लोग ही बिजनेस को चलाते हैं। हालांकि CA और CMA भी कम नहीं होते हैं, CA और CMA भी कम नहीं होते हैं, ये लोग भी बिजनेस चलाने में बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल का मतलब पढ़ लिया, हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ लिए और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस में आपको दिक्कत होगा तो प्लीज लेट मी नोट विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन and please reach me out in the Instagram page also and मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अपना ये नोट्स को पब्लिक कर दूंगा खरीदने के लिए। आप लोग उसको खरीद के लुफ्त उठा सकते हो, प्रिंट आउट करा लो, और आप लोग प्रिंट आउट नहीं भी कराना चाहते हो तो अपने उससे करवा सकते हो। क्या बोलते हैं? अपने मोबाइल फोन्स में ही लिख सकते हो। और आपके एग्जाम तक के लिए ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस नोट्स को अच्छे से संभाल के रखिएगा। आने वाले दिन में हम लोग चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 भी पढ़ना स्टार्ट करने वाले। तब तक के लिए मेरे वीडियो को वेट कीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।